हेलो एवरीवन। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इट इज मेथड ऑफ फाइंडिंग करंट इन आरसी सर्किट एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टेडी स्टेट और इनिशियल स्टेट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, एक तो पढ़ा था स्टेडी स्टेट, ठीक है, और दूसरा था आपका इनिशियल स्टेट। ये इजी थे। स्टेडी स्टेट का मतलब था आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इनिशियल स्टेट का मतलब था जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की इज इक्वल टू 0। जैसे करंट स्टार्ट करता है फ्लो करना, उसको बोलते हैं इनिशियल स्टेट। करंट फ्लो होने के बहुत टाइम बाद स्टेडी स्टेट में मिलती है। इनके बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में सारी बातें समझ ली थी। स्टेडी स्टेट में क्या होता है, इनिशियल स्टेट में क्या होता है, इस तरह से हमने सारी बातें पता कर ली थी। अब हम जिस स्टेट की बात करने वाले हैं इट इज ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ये तीसरी स्टेट है ट्रांजिशन स्टेट। इसमें क्या है, टाइम 0 से बड़ा होगा और इनफिनाइट से छोटा होगा। तो हम किसी इंस्टेंट टी पर बात करने वाले हैं। स्टेडी स्टेट में क्या होता है, जो कैपेसिटर होता है वो करंट को कट ऑफ कर देता है, मतलब इट बिहेव्स लाइक अ ओपन स्विच। इनिशियल स्टेट में जो कैपेसिटर होता है उसका रेजिस्टेंस 0 काउंट होता है, इट बिहेव्स लाइक अ कनेक्टिंग वायर। ट्रांजिशन स्टेट में ना तो वो ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है, ना ही वो कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करता है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इन दोनों के कंपेरिजन में। ठीक है, इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन स्टेडी स्टेट एंड इनिशियल स्टेट। तो आपको पता करना है कि टी इज इक्वल टू किसी भी टाइम एट एन इंस्टेंट टी कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, ठीक है, और करंट क्या है सर्किट में, किसी भी ब्रांच में जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उन सभी में करंट वगैरह क्या फ्लो कर रहे हैं। तो ये सब आपको पता करना है इसमें। ठीक है, चलिए पता करते हैं कैसे, इसका क्या तरीका होता है वो मैं आपको समझाता हूं एक बार। तो जब चार्जिंग हो रही होती है कैपेसिटर की, तो आपको पता है एक रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर, एक बैटरी जब हम कनेक्ट करते हैं तो अपने पास किसी इंस्टेंट चार्ज के लिए फॉर्मूला ही आता है। यानी किसी इंस्टेंट कैपेसिटर पे जो चार्ज आएगा इस फॉर्मूले से फाइंड करना होता है। इस फॉर्मूले को थोड़ा अगर हम मॉडिफाई कर लें तो फॉर्मूला इस तरह से दिख जाता है, Q नॉट 1 माइनस ई माइनस टी बाई टाउ। जहां जो Q नॉट है उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम चार्ज, स्टेडी स्टेट का चार्ज होता है। ठीक है, आफ्टर लॉन्ग टाइम चार्ज बढ़ता जाएगा इस पे, और आफ्टर लॉन्ग टाइम चार्ज क्या होता है मैक्सिमम, तो इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट का चार्ज। Q नॉट होता है CV के इक्वल, इसे क्या बोलते हैं स्टेडी स्टेट का चार्ज। और जो ये टाउ है इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। ठीक है भाई, और जो किसके इक्वल होता है, ये होता है RC के इक्वल। अब इस सर्किट में केवल एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर था, तो R इंटू सी के इक्वल आता है। क्लियर है, लेकिन हर बार सर्किट अपने पास ऐसी नहीं मिलेंगे। अपने पास सर्किट्स होंगी थोड़ी कॉम्प्लिकेट होंगी। इट हैज मोर देन वन रेजिस्टेंस, मोर देन वन कैपेसिटेंस। तो हमें कैसे करना होता है सॉल्व, वो हमें पता करना है। ठीक है भाई, तो सर्किट को जब हम कॉम्प्लिकेट कर लेंगे तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला तो अपने यूजफुल है ही। अच्छा, क्यू नॉट कैसे निकालना है, स्टेडी स्टेट में जाकर हम क्यू नॉट निकाल लेते हैं पहले, और फिर टाउ निकाल लेते हैं। जब टाउ और क्यू नॉट चल जाएंगे पता, फिर ई तो कॉन्स्टेंट है, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसको। 2 और 3 के बीच में इसकी वैल्यू आती है, टी की वैल्यू पुट कर देंगे, क्यू निकल आएगा। तो फाइंड क्या करना है, मेनली हमें फाइंड करना है टाउ। ठीक है, और क्या फाइंड करना है भाई, क्यू नॉट। क्यू नॉट तो इजीली फाउंड हो जाएगा क्योंकि हम स्टेडी स्टेट में कर चुके हैं क्वेश्चंस पहले। मेन बात आएगी टाउ को फाइंड करने की। टाउ का मतलब होता है टाइम कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो सारा प्रोसेस है वो किसका है, टाइम कांस्टेंट को पता करने का है। ठीक है, तो आपको टाइम कांस्टेंट कैसे पता करना है वो मैं समझाऊंगा इस आज के लेक्चर वीडियो में। तो देखते हैं टाइम कांस्टेंट कैसे पता किया जाता है। तो जो हेडिंग मैंने आपको बताई थी उसी हेडिंग को वापस लिख दिया मैंने, मेथड ऑफ फाइंडिंग करंट इन सर्किट एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम टी। तो इसके जो मेथड है पहले वो आप नोट कर लें, किस किस तरह से हमें स्टेप लेने पड़ते हैं इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए। तो जो फर्स्ट स्टेप आपको लेना है, सबसे पहले आपको पता करना है फाइंड इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट। ठीक है, टाउ
इक्विवेलेंट, ये होता है सी इक्विवेलेंट और मल्टीप्लाई आर इक्विवेलेंट। ठीक है भाई, केवल अगर एक सी और एक आर है तो सीधे आर इंटू सी या सी इंटू आर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कई कैपेसिटर है सर्किट में, एक आरसी सर्किट है अपने पास जिसमें मोर देन वन कैपेसिटर है और मोर देन वन रेजिस्टेंसेज हैं, तो पहले आपको सी इक्विवेलेंट पता करना पड़ेगा और आर इक्विवेलेंट पता करना पड़ेगा, तभी आप सॉल्व कर सकते हो इस सर्किट को। क्लियर है भाई? तो टाउ इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई आर इक्विवेलेंट। क्लियर हो गई बात? तो अब जो नंबर सेकेंड स्टेप है इसमें क्या करना होता है, नंबर सेकेंड स्टेप में आपको करना है फाइंड मैक्सिमम चार्ज, जो मैंने आपको बताया था, फाइंड मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। अच्छा, मैक्सिमम चार्ज कब होता है, स्टेडी स्टेट में। तो स्टेडी स्टेट में जाकर पहले आपको ये पता करना है कि कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज पॉसिबल क्या है। तो दो स्टेप हो गए। अब इसके बाद जो तीसरा स्टेप आएगा अपने पास, तीसरा स्टेप है चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम टी। अब ये पता कर लेंगे, ये कैसे पता करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है ही अपने पास, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट का मतलब Q मैक्सिमम होता है 1 माइनस ई माइनस टी अपॉन में टाउ। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या करोगे भाई, चार्ज का पता कर लोगे किसी इंस्टेंट कैपेसिटर पे चार्ज कितना है। ठीक है। नंबर फोर्थ स्टेप में क्या है, आपको करंट पता करना है, करंट थ्रू कैपेसिटर कितना होता है करंट, करंट होता है भाई डी क्यू ओवर डी टी। तो डिफरेंशिएट कर लेंगे इस चार्ज की वैल्यू को, तो आपको करंट आ जाएगा कि जो कैपेसिटर वाली ब्रांच है उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, और बाकी ब्रांचेस में आप फिर फाइंड करंट इन अदर ब्रांचेस बाय हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ। ठीक है भाई, किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से हम पता कर लेंगे बाकी सभी ब्रांचेस में करंट कितना है। तो पहले आप ये स्टेप्स नोट कर लें, आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं। क्लियर है भाई? तो ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं। अब इसमें जो मेन बात आती है वो आती है फाइंड इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट। मैंने लिख तो दिया है फाइंड इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट। अब ये इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट कैसे पता करते हैं, इसके लिए भी रूल है। तो अब फर्स्ट वाले को हम अलग से सेपरेटली पढ़ेंगे, इसको तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। स्टेडी स्टेट हम जानते हैं, तो वहां जाकर हम चार्ज इजिली निकाल सकते हैं। तो मेन बात बचती है सिर्फ इसकी इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट वो पता करने की। तो इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट पता करते हैं अपने क्वेश्चंस इजिली सॉल्व हो जाएंगे। टाउ हमें चल जाएगा पता, क्यू नॉट तो हम निकाल भी सकते हैं, वो पहले भी कर चुके हैं स्टेडी स्टेट में। तो क्यू आ जाएगा, तो फिर उसके बाद करंट भी आ जाएगा, फिर हम किरचॉफ्स लॉ लगा के बाकी सभी ब्रांचेस में करंट को हम निकाल लेंगे। जो मेन बात आएगी वो आएगी इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट को पता करने की। चलिए पहले इस हेडिंग को पढ़ते हैं सेपरेटली, इसको समझते हैं पूरी तरह से। इस पे हम दो ही क्वेश्चन कर लेंगे ताकि हमको पूरी बात समझ में आ जाएगी इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट पता कैसे करना होता है। क्लियर है? तो चलिए पहले ये पढ़ लेते हैं एक बार। तो अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ फाइंडिंग इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट। तो इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट का जो फाइंड करने का तरीका होता है वो क्या होता है। सबसे पहले क्या करना है आपको, रिप्लेस सेल बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, सेल को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से आपको रिप्लेस कर देना है। अब अगर इसमें इफ सेल हैज नो इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर सेल के पास इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, देन इट इज रिप्लेस्ड बाय ए कनेक्टिंग वायर। ठीक है, कनेक्टिंग वायर का मतलब शॉर्ट सर्किट करना होता है इसको, तो इसका आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सीधे सीधे वायर से कनेक्ट कर देंगे, सेल को हटा के उसके प्लेस पे कनेक्टिंग वायर आप प्लेस कर देंगे। मतलब जब हम बात कर रहे होंगे इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट को निकालने की, तो अगर मान लीजिए सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये स्मॉल आर हो गया और इसका ईएमएफ ई हो गया, तो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय स्मॉल आर। ठीक है, और अगर सेल है सिर्फ और उसमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय ए कनेक्टिंग वायर। तो ये दोनों चीजें आप समझ लें। एक सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो जब हम सॉल्व करते हैं टाउ इक्विवेलेंट निकालने की
कोशिश कर रहे होते हैं तो पहले हम सेल को रिप्लेस कर देते हैं बाई इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो उसको एक कनेक्टिंग वायर से भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है भाई, पहला स्टेप हो गया। अब हम सेकेंड स्टेप की बात कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द पॉइंट्स, ये बिटवीन लिख दीजिए, बिटवीन द पॉइंट्स, between the points at which plates of capacitor are connected, at which plates of capacitor are connected। तो ये बातें आप पहले लिख लें, ये दो बातें हैं, ये बातें आप जब लिख लोगे। थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप जो हमारा आएगा, इस थर्ड स्टेप में आपको पता करना है टाउ इक्विवेलेंट। तो वो क्या आ जाएगा भाई, आर इक्विवेलेंट और मल्टीप्लाई सी आ जाएगा। ठीक है, अगर अपने पास एक कैपेसिटर तो हम सी लिख सकते हैं, दो है तो हम सी इक्विवेलेंट कर लेंगे। तो पहले हम एक कैपेसिटर का समझ लेते हैं। चलिए, तो ये समझ में आ गया आपको। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, 3 स्टेप थे, तो थर्ड स्टेप में हमको सीधे फाइंड कर लेना है। चलिए, तो अब समझते हैं कैसे सॉल्व करना होता है एक्चुअल में इनको। तो एक सर्किट हम बना लेते हैं इसमें, और उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए, आपके पास एक फिगर मैंने दे दिया है। अब इस फिगर में क्या है, एक कैपेसिटर अपने पास, और वी हैव 3 रेजिस्टेंसेस एंड 1 सेल हैविंग ईएमएफ V, जिसके दोनों टर्मिनल्स हैं, इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V। इसका जो ईएमएफ है वो V है। E से भी लिख सकते हैं, अभी मैंने B से लिख दिया है। तो ये अपने पास फिगर हो गया। जैसे कि मैंने कहा था, इस सर्किट को कैसे कैसे रिप्लेस करना है। अगर हमें टाउ इक्विवेलेंट को फाइंड करना है तो सेल को रिप्लेस करना है बाई इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए, इस सेल में कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो इट इज रिप्लेस्ड बाई ए कनेक्टिंग वायर। तो सेल के प्लेस सीधे कनेक्टिंग वायर आ जाएगा, सेल को रिप्लेस कर दीजिए आप। फिर एक रेजिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पर, वो तो था ही, रेजिस्टेंस को आपको रिप्लेस नहीं करना, किसी भी रेजिस्टेंस साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी, वो सारे के सारे आपको लिखने ही है एज इट इज। जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस आपको 2 पॉइंट मान लेने हैं, ए और बी। जो कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं वो वहां पर, एक तो यहाँ पर पॉइंट होगा, एक यहाँ पर जहां पर कनेक्ट है, तो वहां पर आप 2 पॉइंट मान लीजिए, ए और बी। तो कैपेसिटर्स की प्लेट ए और बी पे तो कनेक्ट है। अब ए और बी के अक्रॉस क्या निकालना है आपको, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड, ये जो स्टेप बताया था मैंने, सेल इज रिप्लेस्ड बाई a connecting wire, capacitor is replaced by 2 points at which its plates are connected, and between these 2 points we have to find equivalent resistance। चलिए पता कर लेते हैं कैसे पता करना है। B और D पर 2 कनेक्शन अपने पास, एक पॉइंट आप यहाँ B मान लीजिए, एक पॉइंट यहाँ पर आप D मान लीजिए। तो B और D के बीच हम 2 रेजिस्टेंस कर देंगे कनेक्ट, और B और D के बीच क्या अपने पास, we have 2 रेजिस्टेंसेज ना। और इसके बाद B और A के बीच में, B और A के बीच में अपने पास क्या है, 2 रेजिस्टेंस है ना। और A और D के बीच में भी, B और A के बीच में तो कोई रेजिस्टेंस नहीं, A और D के बीच में अपने पास 2 रेजिस्टेंस है। तो A यहाँ पर इस जगह मानना पड़ेगा, A यहाँ पर मानना पड़ेगा, D आपके पास यहाँ पर है ये, और B आपके पास ये है। क्लियर, इस तरह से फिगर बन जाएगा। देखिए, ये हो गया R, ये हो गया R, और ये भी क्या हो जाएगा, R। देखिए, A और D के बीच में एक रेजिस्टेंस हो गया, D और B के बीच में 2 रेजिस्टेंस हो गए। तो बिटवीन A एंड B कितना आ जाएगा अपने पास, यहां पर आ गया आपके पास B। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो हो जाएगा R/2 पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर आ जाएगा D, फिर आ जाएगा आपके पास एक और रेजिस्टेंस, और पॉइंट क्या आ जाएगा भाई, A ना। तो R/2 और R किस में आ जाएंगे, 3R/2 किस में आ जाएंगे भाई, ये आ जाएंगे सीरीज में। तो अब A और B के बीच जो रेजिस्टेंस बच गया है, इट इज 3R/2, ये R इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा भाई,
आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका। तो इस तरह से हमने सर्किट का पता कर लिया कि भाई ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट कितना है। अब जैसे कि मैंने कहा था, इसको नोट कर लें आप, जैसे कि मैंने कहा था आर इक्विवेलेंट क्या, अब इसमें टाउ इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, टाउ इक्विवेलेंट सी मल्टीप्लाई आर इक्विवेलेंट, इसमें तो ए की कैपेसिटर है, यहाँ पर सिर्फ ए की तो कैपेसिटर था, तो इस पूरी सर्किट का जो टाउ इक्विवेलेंट आएगा वो हो जाएगा सी मल्टीप्लाई आर इक्विवेलेंट। तो सी मल्टीप्लाई आर इक्विवेलेंट है 3R/2। तो ये आ गया आपका टाउ इक्विवेलेंट। इस तरह से हम निकालते हैं टाउ इक्विवेलेंट। क्लियर होगी बात? चलिए एक और एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूं, तो और बात आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। तो जो नेक्स्ट फिगर है वो आपके सामने मैंने बना दिया है। ये एक सर्किट है, ये रेजिस्टेंस आर हो गया, ये आर हो गया, 2R हो गया। यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, उसको कैपिटल आर मान लिया मैंने। दिस सेल हैज इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। क्लियर हो गया बात? ठीक है, तो जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, उसको मैंने कैपिटल आर के इक्वल मान रखा है। यहाँ पर एक सेल है जिसके पास कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है आर। ये कैपेसिटर सी है। यू हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट, टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट। तो पहले इस सर्किट को मुझे रिप्लेस करना है, जैसे मैंने आपको समझाया था, पहले वो काम हम कर लेते हैं फटाफट। तो कैसे कैसे रिप्लेस करना, चलिए इसी फिगर को मैं चेंज कर लेता हूँ, बार बार क्यों फिगर बनाते हैं। जैसे पहले इस कैपेसिटर को हटाइए, इस कैपेसिटर के प्लेस पे आपको 2 पॉइंट्स मान लेने हैं। एक तो मान लिया आपने ए और एक मान लिया आपने बी। क्लियर होगी बात? कैपेसिटर को रिप्लेस करेंगे, वहां पर 2 पॉइंट्स मान लेंगे, दोनों प्लेट्स को 2 पॉइंट्स मान लेंगे, और उन्हीं दोनों पॉइंट्स के क्रॉस हमें निकालना होता है आर इक्विवेलेंट। सेल को रिप्लेस करना होता है बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सेल को रिप्लेस कर देंगे और उसके रेजिस्टेंस को हम छोड़ देंगे एज इट इज। कनेक्टिंग वायर मत करना, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ था सेल का। ठीक है, अच्छा इस वायर में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसको हम सीधे रिप्लेस कर देंगे बाय कनेक्टिंग वायर। तो ये रिप्लेस हो जाएगा बाय कनेक्टिंग वायर। ठीक है भाई, चलिए अब देखते हैं ध्यान से। तो चलिए मान लेते हैं कुछ अलग, ए और बी 2 पॉइंट्स तो अपने पास हो ही गए। यहां पर आप एक पॉइंट मान लीजिए डी, है ना। ये अगर बी है तो ये भी बी रहेगा, ये भी बी रहेगा, ये भी बी रहेगा, ये भी बी रहेगा, है ना। ये भी बी रहेगा, ये भी बी रहेगा, ये भी बी रहेगा। देख लीजिए, ये कनेक्टिंग वायर बी, तो ये भी बी, तो ये भी बी, बी 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 बी, इस तरह सारे पॉइंट्स बी। अब देखिए, दिस रेजिस्टेंस इज यूजलेस बिकॉज इट कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल। ये पॉइंट बी है तो ये भी बी है, तो सेम पोटेंशियल पर आ गया। इस रेजिस्टेंस का आपको यूज ही नहीं बचा, इसको कट कर दीजिए, है ना। ये रेजिस्टेंस तो क्या यूजलेस हो गया, इसको हटा दीजिए सर्किट से, इसकी जरूरत ही नहीं है उनको, इसको हटा दिया मैंने सर्किट से, है ना। ऐसे ही देखिए, ये पॉइंट बी है तो ये पॉइंट बी आ गया, इसका मतलब दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर आ गए। तो इस रेजिस्टेंस की अभी हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यूजलेस है, इसमें करंट ही फ्लो नहीं करेगा। तो अपने पास खत्म सर्किट। अब ध्यान से देखिए आप कैसे बन रही सर्किट। ये रेजिस्टेंसेस देखिए, इसका एक एंड बी पे कनेक्ट है, इसका भी एक एंड बी पे कनेक्ट है, और उसके बाद इन दोनों का एक एंड कहां पर है, डी पर। जैसे पीछे सर्किट बना था वैसे वापस बना लेंगे हम दोबारा एक बार। तो हम एक पॉइंट ले लेंगे डी, डी और ए के बीच में, डी और ए के बीच में अपने पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो अगर ये ए है तो ये भी ए ही रहेगा, इसको ए ही मान लेते हैं ना सीधा, कि भाई यहां पर कोई वायर तो है ही नहीं। तो अगर ये वाला पॉइंट ए है तो ये भी क्या रहेगा, ए, यानी डी जो पॉइंट माना था वो तो ए ही है, तो इसको ए ही कर लीजिए वापस से, सेम पोटेंशियल पर है। तो ये अगर पॉइंट ए है तो ये भी ए ही रहेगा, ये ए है तो ये भी ए ही रहेगा। बाकी दूसरा पॉइंट आपको लिख लेना है बी। देखिए, ए और बी के बीच में कितने रेजिस्टेंस है, वी हैव 3। ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस, फिर ए और बी के बीच में ये भी रेजिस्टेंस है, ये ए और बी के बीच में ये भी रेजिस्टेंस। तीनों किसमें आ गए भाई, तीनों आ गए आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, एक पॉइंट हो गया आपके पास ए और एक हो गया आपके पास बी। आर आर और 2R जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/2R इज इक्वल टू 1/RP। तो यहां से अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2R 1 2 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया 1/RP। यहां से अपने पास RP कितना आ जाएगा भाई, RP आ जाएगा आपका 2R/5, 2R/5। तो 2R/5 अपने पास आ गया आंसर। तो टाउ इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, कैपेसिटर, एक ही कैपेसिटर था अपने पास, और मल्टीप्लाई 2R/5।
आर इक्विवेलेंट। तो इस तरह से हम टाउ इक्विवेलेंट को पता कर लेते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी टाइम कांस्टेंट हमें कैसे पता करना होता है। टाउ इक्विवेलेंट का मतलब टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट हमें चल गया पता, कैसे पता करते हैं। अब एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं और उसमें हम क्या करेंगे, करंट का पता कर लेते हैं। अलग अलग ब्रांचेस में सारी बातें हम पता कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो अपने पास एक सर्किट है, वी हैव 3 रेजिस्टेंसेस 10 ओम 10 ओम 5 ओम। तो आपको क्या करना है, सर्किट में सभी तो करंट पता करने हैं। फाइंड करंट इन ऑल रेजिस्टेंसेस एंड चार्ज। ठीक है, और आपको चार्ज पता करना है। एट टाइम, तो एट टी इक्वल टू 25 सेकेंड अपने को पता करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बताया था मैंने आपको, सबसे पहले पता करना पड़ता है टाइम कांस्टेंट। तो इस सर्किट को पहले मैं ऐसा कर लेता हूं वापस से। कैसा करना है भाई, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, दूसरा भी 10 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, ये 5 ओम हो गया। यहाँ पर 2 पॉइंट आपको मान लेने होते हैं, ए और बी, एंड द सेल इज रिप्लेस्ड बाई ए कनेक्टिंग वायर इफ इट हैज नो इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये आ गया अपने पास। तो 10 और 10 ओम मिलाकर कितने हो गए भाई, 5 ओम। दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में अभी हमने सोल्व किया था। तो ये दोनों किसमें आ जाएंगे भाई, पैरेलल में। ध्यान से देखना कैसे भाई, पैरेलल में कैसे जाएंगे देख लो आप एक बार। ये बी है तो ये भी बी रहेगा, तो ये भी बी रहेगा, तो ये भी क्या रहेगा, बी। और अगर ये ए है तो यहाँ पर एक पॉइंट आप डी मान सकते हो। तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस एक तो डी पर कनेक्ट है, फिर ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस बी पर भी कनेक्ट है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा उनमें से एक रेजिस्टेंस तो हट जाएगा, जैसे बीच वाले को हटा देते हैं, और इनके जगह पर इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो इन दोनों को हटाकर इनकी जगह पर 5 लिख दिए। 10 और 10 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा वो 5 ओम आ जाएगा। तो इस तरह से आ गया। ठीक है, अब ए और बी के बीच दोनों सीरीज में आ गए। तो 10 ओम क्या हो गया अपने पास, 5 और 5 10 ओम क्या हो गया अपने पास, 10 ओम हो गया आपके पास नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो अब देखिए टाइम कांस्टेंट क्या है। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या दी थी मैंने, आर इक्विवेलेंट और मल्टीप्लाई सी। तो सी कितना है 5 और आर इक्विवेलेंट कितना है 10। तो 10 इंटू 5 कितना हो गया 50। टाइम इक्विवेलेंट आ गया आपके पास, टाइम इक्विवेलेंट आ गया अपने पास। ठीक है, ये तो मैं निकालना ही था, क्वेश्चन को उठा देता हूं मैं, जरूरत नहीं है इसकी हमें। तो देखिए इसको उठा देते हैं, अपने सर्किट को हम रखे रहेंगे वापस से। अब किसी इंस्टेंट टी पर, एट टी, किसी इंस्टेंट टी पर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो होती है मैक्सिमम चार्ज 1 माइनस ई माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, ये फॉर्मूला था अपने पास। इस मैंने कहा था पहला स्टेप टाउ इक्विवेलेंट निकालने का होता है, और दूसरा स्टेप जो होता है निकालने का होता है वो होता है क्यू नॉट। तो सेकेंड स्टेप की ओर चलते हैं, फाइंड क्यू नॉट, मैक्सिमम चार्ज को पता कर लेते हैं। और मैक्सिमम, ये पहली बात तो आ गई, टाइम इक्विवेलेंट आपका 50 आ गया, इसको याद रखना है, नोट कर लें। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, मैक्सिमम चार्ज को पता करने का है। मैक्सिमम चार्ज वाले केस में मैंने कहा था कि स्टेडी स्टेट में होता है मैक्सिमम चार्ज। तो स्टेडी स्टेट में आते हैं। अब आपको याद होगा स्टेडी स्टेट की जो सर्किट होती है वो कैसी होती है, जो कैपेसिटर होता है इट बिहेव्स लाइक अ ओपन स्विच। तो कैपेसिटर को ओपन स्विच से रिप्लेस कर दीजिए, और उसके जगह पर एक रेजिस्टेंस 5 ओम आपको ले लेना है, फिर एक रेजिस्टेंस 10 ओम ले लेना है भाई, एक रेजिस्टेंस 10 ओम ले लेना है। यहाँ पर 20 वोल्ट की बैटरी तो अपने पास है ही। ठीक है भाई। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो इस सर्किट में तो कोई करंट जाना नहीं है, 5 ओम में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि वो ओपन सर्किट है। तो 10 ओम और 10 ओम किसमें आ जाएंगे, सीरीज में। डायरेक्ट करंट यहां से आएगा आई, और फिर यहां से वापस चला जाएगा ऐसे। तो बोथ द रेजिस्टेंसेज ऑफ 10 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, सीरीज में तो 10 और 10 क्या हो जाएगा 20, और वोल्टेज क्या है 20। तो आई कितना आ जाएगा भाई
1 एम्पियर। आई आ गया आपके पास। टाउ इक्विवेलेंट 50 है, इसको हम याद रखेंगे, या लिख लेते हैं। टाउ इक्विवेलेंट क्या था भाई अपने पास, 50 था। क्लियर है। तो अब देखिए करंट आ गया 1 एम्पियर। अब ध्यान दें, अगर इस 10 ओम पर देखें हम, है ना, इस 10 ओम पर, यहां पर जो 10 ओम आएगा इस तरह वाला, उसके यहाँ पर 2 पॉइंट मान लीजिए आप। यहाँ मान लीजिए एक तो पॉइंट ए मान लेते हैं और एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर बी। क्लियर है। एक पॉइंट यहाँ पर ए हो गया और एक पॉइंट यहाँ पर बी हो। करंट कैसे फ्लो कर रहा है भाई, ऐसे फ्लो कर रहा है। तो वी ए माइनस वी बी क्या आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी आएगा आई इंटू आर, सीधे आ जाएगा 10। आई 1 है और रेजिस्टेंस 10 है, तो वी ए माइनस वी बी क्या आ जाएगा, आई इंटू आर किया है। ठीक है, चलिए हाँ V इज इक्वल टू होता है आई आर से। तो वहां से मैंने सॉल्व कर लिया इसको, वी ए माइनस वी बी आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप हुआ नहीं है ना भाई। इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस अगर हम देखें, यहाँ पर 2 पॉइंट्स मान लें ए और बी, तो ये ए और बी, यहाँ पर तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप हुआ ही नहीं है। तो ये रेजिस्टेंस क्या है, यूजलेस। यहाँ पर ना हमारे फिगर वापस अपना बना रहेगा। इतने फिगर को अगर हम इरेज कर दें, इस फिगर को, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो नहीं रहा 5 ओम में, तो जिस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं होता वो कैसा होता है, यूजलेस। तो उसको हटा दीजिए आप, उसको आप सीधे कनेक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दीजिए। तो इसमें एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था बी, तो वी ए और वी बी क्या है, एक कैपेसिटर तो कनेक्ट है ए और बी पर डायरेक्टली, तो ए और बी पर एक कैपेसिटर कनेक्ट है। तो कैपेसिटर जो प्लेट्स है उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा स्टेडी स्टेट में, वो कितना आ जाएगा, ए इंटू बी, है ना। वी ए माइनस वी बी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो मालूम चल गया आपको भाई, अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर जो है अपने पास वो ये 10 वोल्ट का है स्टेडी स्टेट में। तो मैक्सिमम पोटेंशियल होगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, इसको हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, इसको हटा दो, जरूरत नहीं है इसकी। अब जो मैक्सिमम चार्ज होता है, मैक्सिमम चार्ज क्या है, क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, सी इंटू वी ना, सी इंटू वी। वी क्या है, वी जो है पोटेंशियल ड्रॉप है। वी क्या, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और सी कैपेसिटेंस है तो 5 और इंटू 10, 10 ही तो आया है, तो 50 आ गया ये माइक्रोकूलम। तो क्यू नोट आ गया 50 माइक्रोकूलम, और टाउ इक्विवेलेंट क्या गया 50। अब देखिए किसी इंस्टेंट करंट का फॉर्मूला क्या था, इसको बता देते हैं। किसी इंस्टेंट जो करंट, सॉरी चार्ज का जो फॉर्मूला था, किसी इंस्टेंट चार्ज का फॉर्मूला आपको पता ही है। एट टाइम टी चार्ज इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई माइनस टी बाई टाउ इक्विवेलेंट। अब क्यू नॉट की वैल्यू पुट कर दीजिए 50, 1 माइनस ई, टाइम कितना था 25 सेकेंड, टी बराबर 25 सेकेंड था, क्वेश्चन में याद करिए। टाउ इक्विवेलेंट क्या भाई 50, तो 50 1 माइनस ये माइनस 1/2, तो हो जाएगा 1/√E। ठीक है, तो ये आ गया आपका चार्ज। तो इस तरह से क्या आ गया आपके पास, चार्ज आ गया। किसी इंस्टेंट चार्ज कितना है ये आपने पता कर लिया, ठीक है। किसी इंस्टेंट आपका चार्ज चल गया, बताओ आपको। तो चार्ज तो मैंने निकाल दिया कैपेसिटर पे, चार्ज का आंसर तो आ गया, सीधे ये आंसर हो जाएगा। ए की, अब यही आंसर है, इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे, बस ये आंसर मान लीजिए। ठीक है, ए की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है, 2.7 वो रख के हम और सॉल्व कर सकते हैं, पर आंसर इसी टर्म्स में दिया हुआ, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक टर्म्स में छोड़ देते हैं। जैसे सॉल्व करना है तो √E - 1/√E लिख सकते हो बस आप। तो क्यों तो निकाला है। अब हम बात कर लेते हैं करंट की, है ना। तो इसको देते हैं मिटा। अब देखते हैं एट एनी इंस्टेंट करंट क्या होता है। एट एनी इंस्टेंट करंट थ्रू कैपेसिटर, ये जो करंट आएगा वो सिर्फ इस ब्रांच में आएगा, सेल से निकलने वाला करंट नहीं होगा, ध्यान रखना है आपको। जब हम dq/dt करते हैं, I इज इक्वल टू क्या होता है भाई, dq/dt। ये कॉन्स्टेंट वाले को मत कर देना, इसको करना है, इस वाले को, ठीक है, इस टर्म को करना है अपने को। तो Q क्या होता है,
क्यू नॉट 1 माइनस ई माइनस टी बाई टाउ इक्विवेलेंट। ये तो फॉर्मूला होता है क्यू का किसी इंस्टेंट। तो पहले हम आई को टी की टर्म्स में निकालेंगे, फिर उसमें टी पुट कर देंगे, है ना। और ये करंट आएगा वो सिर्फ किसमें आएगा, थ्रू कैपेसिटर। तो कैपेसिटर जो करंट है वो निकलेगा, ये जो निकलने वाला है वो ये करंट है, इसको मान लेते हैं आई, ठीक है, आईसी मान लेते हैं, तो इसको आईसी लिख देते हैं, कैपेसिटर जो करंट है। अभी इसका करंट नहीं पता अपने को, ये मान लेते हैं I1 और इसको मान लेते हैं हम I2, ठीक है। इस तरह 3 करंट है अपने पास, we have 3 करंट। तो देखते हैं अब क्या करना है इसमें। तो आईसी कैसे पता करना है भाई, आईसी तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो आईसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख दें, 1 का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ इक्विवेलेंट, तो ये रहेगा ही, और मल्टीप्लाई माइनस 1 अपॉन टाउ इक्विवेलेंट और आ जाएगा, है ना। डिफरेंशिएट जब करेंगे इसका, सही किया मैंने डिफरेंशिएशन बिल्कुल। तो देखते हैं अभी क्या आ जाएगा। यह आपका आ जाएगा क्यू नॉट अपॉन में टाउ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और मल्टीप्लाई ई रेस की पावर माइनस टी अपॉन में टाउ इक्विवेलेंट। तो ये आ गया आपके पास करंट का फॉर्मूला। करंट किसमें, थ्रू कैपेसिटर। अब क्यू नॉट आपको पता ही है, तो आईसी इज इक्वल टू क्या जाएगा 50, क्यू नॉट की वैल्यू 50, टाउ इक्विवेलेंट 50 और ई माइनस टी की वैल्यू 25 थी और टाउ इक्विवेलेंट क्या था भाई 50 था। तो ये कितना आ जाएगा, ये सीधे आ जाएगा 1/√E। आईसी आ गया आपके पास कितना 1/√E। तो आईसी का तो आंसर आ गया, पहला आंसर आ गया। कैपेसिटर यानी जो 5 ओम जो अपने पास रेजिस्टेंस है, इसमें से भी करंट ये आईसी पास हो रहा है भाई, इसमें भी तो आईसी पास होगा, तो 5 ओम का तो आ गया आंसर, ठीक है। करंट 5 ओम का आ गया। बाकी बचे 10 ओम, 10 ओम इनका कर लेते हैं। चलिए पहले यहाँ पर एक पॉइंट मान लीजिए अपने समझने के लिए, ए यहाँ पर मान लीजिए बी, यहाँ पर मान लेते हैं सी, यहाँ पर मान लेते हैं डी, 4, है ना। तो इस सर्किट में ए बी सी डी में हम लगाते हैं किरचॉफ लॉ। क्या लगा लेंगे भाई, किरचॉफ लॉ लगा लेते हैं समझने के लिए अपने। चलिए देखते हैं कैसे करना है। बाई किरचॉफ लॉ इन ए बी बी सी ए, जैसे नाम लिखा है वैसे आपको मूव करना है। तो ए से मूव करना है पहले बी तक, तो इनका निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिग्मा बी इज इक्वल टू क्या होता है भाई 0। चलिए आइए वी ए माइनस वी बी करते हैं पहले। तो वी ए माइनस वी बी कितना आएगा, I2 इंटू 10, तो हो गया 10I2। अब देखिए मैं जैसे नाम लिखा है वैसे मूव करना है, ए से बी, तो ए से बी की तरफ मूव करना है। तो ए बड़ा है बी छोटा है, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है ए से बी की ओर। ए हैज हाई पोटेंशियल और बी हैज लो पोटेंशियल। तो वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव आएगा पहली बात तो, और 10 इंटू I2 हो जाएगा। बी से डी तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। फिर देखिए डी से अभी करंट ऐसा है, मतलब ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, जाहिर सी बात है भाई, ये पॉजिटिव प्लेट होगी और ये नेगेटिव प्लेट हो जाएगी, है कि नहीं, क्लियर बात है ना, एग्जैक्टली। तो अब देखिए जो 5 माइक्रोफेरेड था, है ना, इसके अक्रॉस जो हमने पोटेंशियल निकाला था, है ना, तो पोटेंशियल कैसे आएगा भाई इसका, कैपेसिटेंस की पता ही अपने को। देखिए पहले तो डी से सी जा रहे हैं, तो माइनस लगा दीजिए, है ना। और जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, क्यू बाई सी। तो जिस इंस्टेंट हम बात कर रहे हैं उस इंस्टेंट इसका चार्ज तो हम निकाल ही चुके हैं, क्यू नॉट 1 माइनस 1/√E था, तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और सी हमें पता ही है ना। और सी से जब ए जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस IC और इंटू 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा IC की वैल्यू आपको पता है ना, तो 10I2 माइनस क्यू, क्यू कितना था, क्यू था आपका क्यू नॉट, तो 50 आ गया था, 1 माइनस 1/√E, और सी कितना है भाई 5, माइनस IC की वैल्यू क्या थी, IC की वैल्यू आपके पास सामने लिखी हुई है 1/√E इंटू 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। देखिए यहां से क्या जाएगा अभी, माइनस 5 10 हो जाएगा ये, तो 10 और उसके बाद माइनस माइनस प्लस 10/√E और माइनस 5/√E
ये आ गया आपके पास 10i2। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप लोग देख लेना, अपने आप सही कर लेना, तरीका यही रहेगा। 10i2 हो गया, सही है। 5 10 10 5 और 10 50 हो जाएगा, तो 10 ही आ जाएगा यहाँ पर, -10 आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 10 का मल्टीप्लाई सही किया मैंने, ठीक है। चलिए करते हैं, इधर ले आएंगे 10 और ये प्लस का 5/√e बचेगा, तो माइनस का हो जाएगा इधर आके -5/√e। क्लियर है क्या? ये -10 हो गया प्लस का, इन दोनों का माइनस जाएगा, तो हाँ इन दोनों का प्लस हो गया, इधर जाके माइनस जाएगा, तो 10i2 हो गया इधर अपने पास, ठीक है भाई। यहाँ से i2 कितना आएगा अपने पास, जो i2 आ जाएगा है ना, तो 10 दोनों में से कॉमन ले लो आप पहले, 1 - 10 कॉमन लिया है, तो 1/2√e और अपॉन में 10 कर लो, 10 से 10 डिवाइड कर दो, तो i2 कितना आ जाएगा, i2 आपका आ जाना चाहिए 1 - 1/2√e। ये आ गया आपके पास। देखिए i2 चल गया पता और ic भी चल गया पता। अब हमें करना है i1 पता, तो i1 कितना आएगा। हालांकि इतना लेंदी प्रोसेस पूछता नहीं, हमसे केवल एक ही रेजिस्टेंस का करंट पूछे, किसी एक रेजिस्टेंस का आपसे करंट पूछ लेगा, ठीक है, ये किसी चार्ज कैपेसिटर का पूछ लेगा। लेकिन अगर i1 पूछेगा तो आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो i1 = क्या आ जाएगा, i2 + ic बाई किरचॉफ्स लॉ। देखिए यहाँ पर इस जंक्शन पर आइए, जो i1 है वो अंदर आ रहा है और ic और i2 बाहर जा रहे हैं दोनों, तो ic और i2 का जो सम आएगा वो i1 के इक्वल आएगा बाई किरचॉफ्स लॉ। चलिए देखते हैं, i2 की वैल्यू रख दीजिए, i1 की वैल्यू रख दीजिए। तो i2 की वैल्यू क्या भाई, 1 - 1/2√e और प्लस 1/√e। तो अगर हम यहाँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो बस ये बच जाएगा 1/2√e बच जाएगा प्लस का, ठीक है, सॉल्व करने के बाद। तो इस तरह से आपके सारे करंट चल गए पता और सारे चार्ज भी चल गया हमें पता। और भी हमसे कुछ चीजें पूछ सकता है, किसी इंस्टेंट टी पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो ½ CV² हो जाएगा, या ½ Q² c हो जाएगा। तो अब वो क्यों चल गया बता, आप सी इजिली कर सकते हो सॉल्व। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन मैं और आपको समझाना चाहूंगा, थोड़ा ट्रिकी है, हालांकि थोड़ा इजी है, लेकिन समझ लें इसको फटाफट। क्वेश्चन आपके सामने है, किसी टाइम टी पर आपको पता करना है R1 R2 R3 में करंट, V पोटेंशियल हो गया बैटरी का और C कैपेसिटर है। अब आपको ध्यान से देखना है। देखिए सबसे पहले मैंने कहा था एट एनी टाइम जब की हम बात करते हैं तो हम पहले निकालते हैं टाउ, है ना। अब देखिए यहाँ पर एक जो कॉम्प्लिकेशन आएगी वो क्या आएगी वो समझना है आपको एक बार, है ना। तो जो बात आएगी वो ये है, इस बार जब हम टाउ इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R1 और R3 को कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों, ये समझना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट है हल्का सा, ठीक है, बात समझनी है पूरी। हम जब R इक्विवेलेंट निकालते हैं, ओनली दोज रेजिस्टेंसेस शुड बी टेकन इन विच करंट इज वेरिएबल, ठीक है। आर इक्विवेलेंट में आपको केवल वो रेजिस्टेंस कंसीडर करने हैं जिनमें करंट वेरिएबल हो, जिनमें करंट क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो। क्लियर है बात। तो पिछले वाली सर्किट थी, जो पिछली वाली सर्किट थी आपको ध्यान हो, उसमें यहाँ एक आर था, यहाँ एक आर था और यहाँ पर एक आर था, ये कैपेसिटर था, यहाँ पर हमने एक सेल जोड़ रखा था, है ना। अब देखिए इसमें क्या होता, इसमें करंट तीनों ही रेजिस्टेंसेस में चेंज हो रहा था। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे अभी स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में ज्यादा करंट फ्लो करता है यहाँ से, कम करंट फ्लो करता है यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से कुछ करंट आ रहा होता। अच्छा जब हम बात कर लेते हैं, अभी देखिए तीनों रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं हम, आर ये भी, आर ये भी, आर ये भी। स्टेडी स्टेट में क्या हो रहा होता, जैसे t=0 पर, तो t=0 पर सर्किट ऐसी रही होती इस तरह से, है ना। तो इस तरह से तीनों में करंट बढ़ जाता अलग अलग। और t=∞ पर देखें तो t=∞ पर क्या होता, ये जो कट ऑफ होता है इस तरह से, t=0 पे थी स्टार्टिंग वाली बोली, अब t=∞ पे देखते हैं, t=0 पे ऐसी है और t=∞ की बात करें तो ये ओपन हो जाएगा इस तरह से,
तो टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे ऐसी सर्किट है। अब ये केवल 2 ही रेजिस्टेंस बचे, तो अब इनमें करंट कुछ और होगा, और इनिशियली इन तीनों में करंट कुछ और था, यानी तीनों में करंट क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। अब किसी इंस्टेंट टी पर यहाँ पर करंट, यहाँ पर करंट, यहाँ पर करंट जो है वो बदलते रहते हैं लगातार, इसमें भी करंट बदलेगा, इसमें बदलेगा और इसमें बदलेगा, तो इन तीनों को ही कंसिडर किया था मैंने। अब इस फिगर में देखिए आप ध्यान से, इस फिगर में अगर हम देखें तो यहाँ पर इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, V, भाई डायरेक्ट कनेक्ट है सेल से, और R1 के क्रॉस भी कितना आएगा, V। अब इसका जो पोटेंशियल है वो फिक्स हो चुका है, ये R1 का पोटेंशियल भी फिक्स, देखिए तो बदलेगा नहीं, करंट फ्लो करेगा तो V पे तो कोई चेंज आएगा नहीं। तो अगर इसका V है तो इन दोनों पॉइंट्स का भी V रहेगा, मतलब R3 पर V पोटेंशियल मिल रहा है और R1 को भी V पोटेंशियल मिल रहा है। तो इनका जो करंट है किसका, R3 का, वो करंट क्या जाएगा सीधे V/R, तो V/R3 डायरेक्ट I3। अभी कांस्टेंट भी है, कैसा है, कांस्टेंट, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू बदलेगी नहीं और V बदलेगा नहीं, तो I3 कांस्टेंट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं I1 की, तो कितना जाएगा भाई, V/R1, ये भी क्या जाएगा, कांस्टेंट, खत्म कहानी। तो जो रेजिस्टेंस कांस्टेंट करंट फ्लो करवाते हैं उन रेजिस्टेंस को हम R इक्विवेलेंट में काउंट नहीं कर रहे होते हैं जब हम क्या निकालते हैं, टाउ इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो टाउ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, C × R इक्विवेलेंट। और इस R इक्विवेलेंट में केवल वो रेजिस्टेंस लेने हैं जो करंट वेरिएबल शो करते हो, जिनमें करंट कांस्टेंट होगा, यानी जिनमें करंट कांस्टेंट होगा उनको लेना ही नहीं है। तो हम जब इसके करंट की बात करेंगे, जैसे I2 यहां पर मान लेते हैं करंट, बीच वाले में करंट क्या मान लेते हैं, I2, ये वेरिएबल होगा। क्यों, स्टार्टिंग में कनेक्टिंग वायर होगा तो बहुत सारा करंट फ्लो कर रहा होगा, और बाद में कट ऑफ होगा तो 0 करंट हो जाएगा। तो इस ब्रांच में, ब्रांच का नाम CD रख लो, CD ब्रांच में करंट क्या है, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा और बाद में 0, और ऐसे टाइम के साथ ही बदलता रहेगा। तो केवल CD ब्रांच को देखना है। अब इसमें हमें निकालना पड़ता है फिर से टाउ इक्विवेलेंट। हमें पता है अगर हम किसी कैपेसिटर का कैपेसिटर का चार्ज निकालना है, उसमें करंट निकालना है, तो हमारे पास एट एनी टाइम का फॉर्मूला तो ही है, उसमें टाउ इक्विवेलेंट की हमें जरूरत पड़ती है। तो अब देखिए इस सर्किट को कैसे बनाना है आपको, इस सर्किट को बस ये लिख देना है, एक ही रेजिस्टेंस है जो वेरिएबल करंट शो कर रहा है, तो उसी रेजिस्टेंस को आप बनाओगे सिर्फ, और ये सीधे सेल। अब R1 R3 मैंने क्यों लिए, क्योंकि उनमें तो करंट वेरिएबल है ही नहीं, मतलब वो इस कैपेसिटर का उन पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। जो ये कैपेसिटर है R1 R3 पे कोई इफेक्ट ही नहीं डालता, R1 R3 उसके रेजिस्टेंस है ही नहीं, बस एक ही रेजिस्टेंस है R2 जिसमें करंट वेरिएबल है, इसकी वजह से तो उसी रेजिस्टेंस को आपको लेना है, सिर्फ ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब सर्किट ऐसी हो जाएगी। अब इसमें टाउ इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा भाई, टाउ इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा सीधे R2 और इंटू C, एक ही तो रेजिस्टेंस है इसमें, R2 इंटू C, है ना। और आप ध्यान से देखो तो इसमें Q0 क्या आ जाएगा भाई, Q0 आपका आ जाएगा सीधे, अगर हम इसे कट ऑफ करते हैं स्टेडी स्टेट में, तो इसमें तो करंट फ्लो करना बंद कर देगा भाई। स्टेडी स्टेट में सर्किट कैसी हो जाएगी, स्टेडी स्टेट में सर्किट हो जाएगी इस तरह से। तो अगर इसमें करंट फ्लो करना बंद कर देता है R2 में, देयर इज नो करंट, I इज इक्वल टू 0, तो सारा पोटेंशियल कैसे मिल रहा है, कैपेसिटर को मिल रहा है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल आ जाएगा वो सीधे कितना आ जाएगा, V, और कैपेसिटेंस क्या उसकी C। ये जो सारा V है इसको तो मिल जाएगा। अगर इसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा मतलब इसने कोई पोटेंशियल लिया ही नहीं स्टेडी स्टेट में, सारा पोटेंशियल इसको मिल गया, तो इसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल सीधे सेल के बराबर आ जाएगा। अपने पास फॉर्मूला क्या है Q का, Q0 1 - E - T/टाउ, और करंट का फॉर्मूला क्या है, करंट का फॉर्मूला था Q0 अपॉन में टाउ इक्विवेलेंट और E - T अपॉन टाउ इक्विवेलेंट। टाउ इक्विवेलेंट हो गया। तो हमें क्या निकालना है, हमें करंट तो निकालना है। ये I2 हो गया, ये I2 तो माना है C वाले में, तो I2 क्या हो जाएगा, Q0 की वैल्यू क्या है CV, टाउ इक्विवेलेंट क्या है R2 इंटू C, और E - T और अपॉन में टाउ की वैल्यू क्या है R2 इंटू C। तो ये हो गया आपके पास I2। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट्स पे हम क्वेश्चंस करेंगे, पोटेंशियोमीटर पे और मीटर ब्रिज पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।